बीते शुक्रवार न्यूयॉर्क में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी को आड़े हाथों लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि वो ये ना भूलें कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवाद के एपिसेंटर के तौर पर देखती है। रब्बानी को अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की टिप्पणी को याद करना चाहिए। जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर थी, उस वक्त हिना रब्बानी भी मंत्री थी। उस वक्त क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा था कि आप अपने घर के बैकयार्ड में सिर्फ यह सोचकर सांप नहीं रख सकते कि वे सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, वे उन लोगों को भी काटेंगे जिन्होंने उन्हें पाल रखा है। बता दें कि हिना रब्बानी ने भारत पर आतंक का आरोप लगाते हुए आतंकी हाफिज सईद के आवास पर हुए ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया था। बिहार के सारण, छपरा समेत कई जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों से राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में करीब 70 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के बवाल और इस्तीफे की मांग को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। तवांग क्षेत्र में भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ मिला है। 14 दिसंबर यानी बुधवार को अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग भारत चीन सीमा पर एलएसी के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। पेंटागन के प्रेस सचिव पेट रॉयटर ने कहा कि अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के क्षेत्र में सेना जुटा रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तनाव की स्थिति को कम करने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि इस मामले में हम भारत के साथ दिल्ली और वॉशिंगटन में लगातार संपर्क में हैं। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। हम भारत के साथ दिल्ली और वॉशिंगटन में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। भारत की G20 अध्यक्षता को लगातार वैश्विक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को G7 देशों के समूह ने भारत की अध्यक्षता को समर्थन देते हुए संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया कि G7 देश सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का समर्थन करते हैं। जर्मन प्रेसिडेंसी के तहत हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर वर्तमान समय की प्रमुख प्रणालीगत चुनौतियों और तत्काल संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। G7 देशों ने आगे कहा कि हम सभी के लिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि G20 की अध्यक्षता लेने के बाद पीएम मोदी ने वैश्विक एकता की बात दोहराई थी। 12 दिसंबर यानी सोमवार को भारतीय नौसेना ने अब महिलाओं को भी अपने स्पेशल फोर्स में शामिल करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार नौसेना ने इस कदम के बाद महिलाओं को तीनों डिफेंस सर्विसेज में पहली बार कमांडो के रूप में सेवा करने की अनुमति मिलेगी। एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वेच्छा से मॉर्कोस बनने का विकल्प महिला अधिकारियों और नाविकों दोनों के लिए खुला होगा, जो अगले साल अग्निवीर के रूप में फोर्स में शामिल होंगी। बीते बुधवार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्मित ईवी यात्रा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसके साथ उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासरत लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 वितरित किए। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज सिंह, विद्युत राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार एवं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक अभय बाकरे उपस्थित रहे। भारत सरकार द्वारा 2014 में पवित्र नदी गंगा की सफाई के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट नमामि गंगे का आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। इसी कड़ी में बीते बुधवार संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार की इस मुहिम को प्रकृति के पुनर्स्थापन के 10 वैश्विक अभूतपूर्व प्रयत्नों में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन को लेकर जारी की गई रिपोर्ट से इसकी जानकारी सामने आई है। बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 4.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश वाली इस पहल में 230 संगठनों की भागीदारी है, जिसमें 1500 किलोमीटर नदी को आज तक बहाल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार को बीते गुरुवार सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को दोबारा कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 17 से अधिक एफआईआर पर रोक लगा दी थी और एक आदेश पारित कर राज्य को
उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया था। बता दें कि 14 दिसंबर को आसनसोल में शुभेंदु अधिकारी ने कुछ कंबल बांटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मानवाधिकारों के हनन के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका ने उन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है जो मानवाधिकारों के हनन और दमन को अंजाम दे रहे हैं। मिजान समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप में 1 सप्ताह से भी कम समय में ईरान में 2 लोगों को सरेआम मौत की सजा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी होने से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, जिसकी जानकारी बीते सोमवार पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आए दिन शांति भंग करने की नापाक साजिशें रच रहा है। जम्मू संभाग के एक जिले में ही 3 से 4 आतंकी सक्रिय हैं, बाकी 9 जिले आतंकवाद मुक्त हैं। डीजीपी ने कहा कि 2022 सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे सफल वर्ष साबित हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। हम युवाओं की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने में समर्थ है और हम सब मिलकर इनके इरादों को विफल कर रहे हैं। बीते बुधवार असम राज्य की महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत राज्य की 17 लाख महिलाओं की सहायता की जाएगी। अरुणोदय 2.0 योजना के तहत हर महीने राज्य की जरूरतमंद महिलाओं के बैंक खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मेघालय की राजनीतिक हवा में एक रोचक परिवर्तन देखने को मिला है। इसी कड़ी में राज्य के 4 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें एक ममता बनर्जी के राजनीतिक दल टीएमसी का एक विधायक हिमालय संप्लियाक, एनपीपी के 2 विधायक बेटिक मराका और फेरलिंग संगमा और निर्दलीय विधायक समुइल संगमा शामिल हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूजा अर्चना की। उसके बाद जिले की जनता को 832 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। वीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी और चेक भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज भूमि में आने का अवसर मिला है। आज उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही है। देश का कृषि मंत्रालय भारतीय किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब कृषि मंत्रालय के पास अपना उपग्रह होगा, जो खेती से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही किसानों को सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना के लिए केंद्रीय विज्ञान अंतरिक्ष और गृह मंत्रालय के बीच मंगलवार को हुए एक समझौते के बाद यह निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपग्रह से मिलने वाली जानकारी से मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्म तत्वों के संतुलन की जानकारी, लगने वाले रोगों की समय पूर्व जानकारी के साथ फसलों की उत्पादकता और कुल पैदावार के सटीक आकलन में सुविधा होगी। कृषि मंत्रालय में आयोजित समारोह में इस निर्णय के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। भारतीय मुद्रा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए विदेशों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व के 4 देशों ने भारत सरकार से रुपए में व्यापार करने के लिए वार्ता शुरू कर दी है। इन देशों में तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान प्रमुख तौर पर शामिल हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई में डॉलर की जगह रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा करने की तंत्र की स्थापना की थी। गोपनीय दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार भारत के केंद्रीय बैंक ने बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए 12 वोस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दे दी है। दस्तावेजों के अनुसार श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए 5 और मॉरिशस के साथ व्यापार के लिए 1 सहित 6 अन्य खातों को अधिकृत किया गया है। भारत आर्थिक तौर पर सुपर पावर बनने के पायदान पर खड़ा है। वैश्विक निवेशकों के अनुसार देश में तेजी से बढ़ रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम इसका प्रमुख कारण है। अमेरिकी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ब्रेडन रोसर्च के रिसर्च के अनुसार वर्ष 2025 तक देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.5 लाख पार हो जाएगी। ये सारे स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए 32 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, इनका सामूहिक मूल्य वर्ष 2025 तक बढ़कर $500 अरब पहुंच जाएगा।
आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गाने में भगवा रंग के कपड़े पहने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचाने का आरोप फिल्म पर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा, हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद के बाद महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राम कदम भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म महाराष्ट्र में नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। जिनेवा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि WHO कोविड-19 आपातकालीन समिति अगले महीने कोविड-19 आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के मानदंडों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल किसी बिंदु पर हम यह कहने में सक्षम होंगे कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है।